औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने रिक्वेस्ट की है फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब से कि वो आए। और चूंकि उनका एक ब्रीफ जो है वो था पीरियड एज चेयरमैन एफबीआर, लेकिन उन्होंने बड़ी ही इम्पोर्टेंट इकदाम किए थे, खासकर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के हवाले से और इस कोशिश के हवाले से कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट के अंदर आए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया है। सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा आपसे कि सर आप बड़ी ही यानी धूमधाम से आप एफबीआर में आए और आपने बड़ा जबरदस्त एक बजट भी पेश किया जिसमें बड़े डिफिकल्ट किस्म के आपने स्टेप्स लिए, लेकिन 5-6 महीने के अरसे के बाद ही आप छोड़कर जो है वो सर चले गए। तो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि वो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से आपने मुनासिब समझा कि आप, एक तो आपकी बीमारी डेफिनेटली वो एक इशू था, लेकिन आप अपनी जुबानी बताएं तो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से कुछ असम्पशंस पे बात करें। देखिए, अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब, आपने मुझे मौका दिया और मैं आप जैसे इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट जो कि अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मैं उनको बड़ी कदर करता हूँ उनकी। देखिए, बात ये कि मैं एक बहुत बड़ी फर्म का सीनियर पार्टनरशिप छोड़कर आया था और मैं उस वक्त शायद प्रोफेशन में सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर था अपनी प्रोफेशन में। मगर मैंने इमरान खान साहब की ज़ाती उनकी ख्वाहिश पर मैंने ये जॉब एक्सेप्ट की थी और मेरे साथ उसमें जब मैं जब स्टेन्योर में रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। इवन कमर जावेद बाजवा साहब के साथ वो मुझे बहुत अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, दोनों हजरात। और मैं दोनों, आप लोगों आप इस्लामाबाद में रहते हो, आप उससे वाकिफ होगे जो मैं जिस चीज़ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी से तंग आके चला गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी से मैं कोई साजिश हो गई, कोई मिनिस्टरों ने मुझे फोर्स किया। ये बात नहीं है। मैं आपको अगर बिल्कुल बेताब, आज शायद मैंने पहले कभी किसी के सामने नहीं कहा, मैं एक्चुअली डर के चला गया। सही है। मैं डर के चला गया। मैं डर के इसलिए चला गया कि जो मेरी ज़ात थी, मैं बड़े डिफरेंट काम जिंदगी गुजारता रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरी पूरी जनरेशन्स। तो मैं वो चीज़ें जब मैं अंदर घुसा एफबीआर में और कारोबार में और गवर्नमेंट के अंदर, तो मैंने देखा कि या तो यहाँ पे आप आके ये फैसला कर लें कि यहाँ से जाने के बाद आप मुख्तलिफ केसों का सामना करेंगे और खड़े होंगे अदालतों में और सवाल जवाब करेंगे, या फिर आप रूथलेस हो जाएं और लोगों के साथ को आगे पीछे करते रहें और एक करें, और अगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो तो मैंने जब अंदर घुस के देखा 6 महीने में, तो मुझे एक एक्चुअली मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया। और वो खौफ ये था कि मुझे ये समझ नहीं आता था मेहताब कि जिस फाइल पे मैं साइन कर रहा हूँ, ये फाइल किस मकसद से लाई गई है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये मुझसे कोई आदमी ड्यूटी कंसेशन की बात कर रहा है, कोई मुझसे रिबेट की बात कर रहा है, मैं उसको सिंसियरली देख रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको प्रोफेशनली एनालाइज कर रहा हूँ। मगर जब मैं बाद में कुछ चंद तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, जो चीज नजर आती है वो वैसी नहीं है। इवन मेरा जैसा समझदार आदमी भी उसको नहीं समझ पाता था एट टाइम्स। तो मैं ये फिर मुझे एक अंदरूनी सा खौफ हो गया था कि मैं काम करने की मेरी, जिसे कहते हैं ना कि सलाहियत रुक गई। या तो मैं वही करता जो एक आम ब्यूरोक्रेसी में होता है कि फैसले नहीं करो और चलते रहो आगे। सर और लेकिन अगर अगर देखिए सर, मेरी बात कंप्लीट करने मुझे। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ा उसी रिलेटेड से फैसला ये था कि मुझे $480 मिलियन का पाकिस्तान रेजर रेवेन्यू प्रोग्राम जो था वर्ल्ड बैंक का, वो करना। अच्छा, वो प्रोग्राम जब मैंने उसमें थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट किया तो उसमें काफी काम जो है वो आईटी का है और काफी चीजों का है। अच्छा, वो मैंने ये नोट किया कि वो लोग तकरीबन मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। मतलब मक्खी मारने का मतलब ये है कि यार वही चीजें, वही हम बार बार वही बात कर रहे हैं।
तो मैंने कहा यार ये सारा कुछ इतना बड़ा पैसा मेरे नाम से खर्च हो जाएगा, मैं इसको खर्च कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करप्शन होगी, मगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना बड़ा खर्चा करूं। अच्छा, बड़ा प्रेशर था कि इस पे खर्चा करें, इसको जल्दी करें, वर्ल्ड बैंक वालों का बड़ा प्रेशर था कि जल्दी करें। तो ये सब चीज देखते हुए मैंने फैसला किया कि ये जो मैं अपनी सलाहियतों का सही वहां पे पेश भी नहीं कर पा रहा हूँ, और एट द सेम टाइम उससे मेरी गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं हो रहा है और मेरी जाती जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब कुछ सोच समझ के मैं फिर भी स्टे करता रहा। मगर फिर जब मैंने कुछ चीजें मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर रोज शाम को 7 बजे ये मतलब रहा है कि इस महीने की कलेक्शन 2 बिलियन कम हो गई और 2 बिलियन ज्यादा हो गई और 2 बिलियन कम हो गई और 2 बिलियन ज्यादा हो गई और रिफंड 100 बिलियन के उठ के, देखिए या तो फिर आदमी बेहोश हो जाए और सोचे कि ठीक है यार जो होता है होने दो, सुनते रहो। मगर मैं शायद उस माहौल को समझता था कि मैं ज्यादा उसको मैंने हिस्स में ले लिया अपने, और क्योंकि मेरी कंपनी भी नहीं थी, मैं अकेला था वहां पे, मेरे रिश्तेदार फैमिली भी नहीं थी, तो वो शायद मेरे अंदर इनग्रेन हो गई। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं टेम्परेरी बाहर चला जाऊं, ठीक है सर। अब मैं पूछ सकता मतलब हूँ? छुट्टी पे चले जाऊं। उसके बाद फिर मगर मैंने फिर ये रियलाइज किया कि मुझे शायद लॉन्ग टर्म में मेरा कोई इतना यूटिलिटी शायद मुल्क के लिए भी नहीं है। और मैंने उस पहले प्रोग्राम में भी कहा है, लोगों को बताया है कि मैं निहायत ही शर्मिंदा हूँ इमरान खान साहब से और बाजवा साहब से कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट और इतना मॉरल स्पेस दिया, राइट स्पेस दिया, उसके बावजूद भी मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। ये मेरी ये हकीकत है, मैं इसको इनकार नहीं करूंगा। मगर मैं, आप मुझे पूछेंगे कि आप क्यों आ गए, तो मेरा सिर्फ सिंपल एक आंसर है कि मैं डर कर आ गया। सर वैसे मैं एक डर बात गया। बताइए, मुझे एक बात बताएं सर, अगर सिस्टम अपने फैसलों में, जो फैसले करने वाले लोग हैं, अगर सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता तो ये पाकिस्तान चलेगा कैसे सर? देखिए, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और ये मैं तो अभी रिसेंटली भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था पावर सेक्टर पे, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो, मैंने एक जी सर। आर्टिकल लिखा था पावर सेक्टर पर। उसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर उससे आपको समझ आएगी। देखिए 1988 90s में बेनजीर भुट्टो ने हपको किया, ठीक है उसके सर। बाद कराची इलेक्ट्रिक हुआ, उसके बाद आईपीपी हुआ, उसके बाद नंदीपुर हुआ, उसके बाद एलएनजी हुआ, उसके बाद ये थरकोल हुआ। जितने भी पावर के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, वो तमाम कोर्टों में पड़े हुए हैं। और कोर्टों में भी ये नहीं कि किसी छोटे आदमी के पास पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंडेक्टेड हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद होकर चली गई दुनिया से, हपको केस आज भी मेरे हिसाब से सेटल नहीं हुआ। तो मैंने उस आर्टिकल में भी ये लिखा है कि यार आप मुझे ये बताएं कि 90 से लेकर 2020-30 साल हो गए हपको को, क्या कोई आदमी आज पाकिस्तान में ये फैसला कर सकता है कि ये करप्शन थी या ये एक मिस्टेक थी या एरर थी या ओमिशन थी? अगर आप ये हालात रखेंगे माशरती और मीडिया पर और अदालतों में, तो फिर तो वही वाली बात है, फिर मेरे जैसा आदमी डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। ठीक है, मुल्क की खिदमत हम करना चाहते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि 30 साल तक फिर हम पेशियां भुगतते रहें। ठीक है सर। देखिए ये बात आप समझे ना, मैंने आपको मिसाल दी है ना, हपको हपको आईपीबी, नंदीपुर, एलपीजी, साहिवाल। कौन सा पावर का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में इस वक्त, पावर के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बता दें जिसका केस रेफरेंस में या कहीं केस कोर्ट में नहीं पड़ा हो? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे, उन पे किक बैक्स या करप्शन या ओमिशन या कोई ना कोई एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। लेकिन सर देखिए, रेजोल्यूशन का भी कोई तरीका होगा ना। दुनिया में हर जगह इस तरह के काम होते होंगे। अच्छा, सूरत। अब मैं अगली बात बताता हूँ, अगली बात आपको। देखिए, ये मुझे कोर्टों से के साथ डील करने में या जवाब देने में कोई एतराज नहीं है, वो मैं कर लूंगा। मुझे जो प्रॉब्लम और ज्यादा आई वो ये आई कि जो हमारा ट्रायल होता है ना अफसरान का एक कोर्ट में, वो तो अलग जगह पर है। जो हमारा सुबह शाम मीडिया ट्रायल होता है, जी सर। वो हमारे नर्व्स को ब्रेक कर देता है अगर आप ब्यूरोक्रेट नहीं है तो। पता नहीं वो लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। एक दिन तो मैं एक दफा महताब पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में गया। ठीक है सर। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जहां तक मुझे याद पड़ती है वो डील कर रही थी 2009 का केस। सही ठीक है। है, मैं एज ए चेयरमैन सामने बैठा हुआ था। ठीक है, और उन्होंने कोई कस्टम का कोई 3-4 लाख का कोई रिफंड ऑर्डर था,
वो नहीं इशू हुआ। पता क्या हुआ उसमें, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 में बैठा हुआ था, 2020 में बैठे हुए हैं, ठीक है। 19 में, सॉरी 19 में। अच्छा, तो अब मुझे उन्होंने इतनी बुरी तरह डांटा और इतना उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग ये नहीं देखते, और मैंने कहा अच्छा हो सकता है हमारी गलती हो, मैं नहीं कह रहा कि वो पीएससी वाले गलत कह रहे थे, मगर मैंने उसको कहा, मेरे साथ जो मेरा मेंबर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये बताओ ये क्या, मैं क्या 2009 वाले केस में क्या करूं, शाम को जाके दफ्तर में क्या करूं कि मेरी ये जान छूट, मैं कल को अगली मीटिंग में इनके साथ ये मेरे साथ ये था, मैंने कहा यार मैं पूरा हफ्ता लगा सकता हूँ, पूरी रात लगा देता हूँ पीएससी के सारे मैटर्स पर, और मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ इस तरह ट्रीट किया जाए इस तरह हुआ था। उसने कहा सर बात ये है कि आप कुछ भी कर लें आपके साथ यही होगा, आप कुछ भी कर लें आपके साथ यही होगा, और हमने तो ये फैसला किया होता है कि इस कान से सुनते हैं हम इस कान से निकाल देते हैं। तो या तो आप ये मेंटली एग्री कर लें कि यार ये कान से सुनेंगे और ये कान से निकाल देंगे, या फिर आप एग्री करें कि अच्छा। उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है पीएससी की, तो जब आप मिलते हैं मेंबरान से, तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद है, शायद मेहताब तुमने वो शायद उस साइड पे कभी नहीं बैठे, मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती थी वो पीएससी की मीटिंग में होती थी, वो ये होती थी कि 2009, 2010, 2011 इस वक्त पीएससी के सामने है, 2009, 10, 11, ठीक है। और आप 2019 में बैठे हुए हैं, चेयरमैन एफबीआर, 4 महीने आपको आए हुए हैं, आपको अच्छा वो नीचे वाला बंदा पता नहीं कुछ बात गलत कर रहा है, कुछ सही कर रहा है, झाड़ आपको पड़ रही है, आप सुनने जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि गलत है, आप करप्ट हैं। वहां एक अकाउंटेंट कमेटी का बंदा बैठा हुआ है, वो भी कह रहा है कि सर ये केस है, वो बेचारा भी लेके बैठा है पैरा नंबर ये और पैरा नंबर वो, ठीक है बिल्कुल सही, सारी चीजें सही होंगी, बट सर आप मुझे बताएं कि अगर आप मेरी जगह बैठे हो, आपने सारी जिंदगी एक बड़ी प्रोफेशनल फर्म चलाई हो, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रहे हो, तो वो कहता है यार मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, बताओ ना कि मैं क्यों मैंने कुछ 4 मीटिंग अटेंड की हैं मेहताब पीएससी की, और चारों में जब मैं उठ के वापस आया हूं तो मैं ये सोच के आया था यार मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये मैंने उनको कहा, मेरे साथ एक जाते थे मेरे कुलीग थे, मेंबर थे बोर्ड की, मैंने कहा यार ये कैसे यही होता है हमेशा, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, तो आपके साथ तो बहुत कम हो रहा है, इससे ज्यादा होता है, ये तो आप समझेंगे इधर से निकाल दें। तो अब ये शायद वो चीजें ना हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा थी, या मेरे लिए ज्यादा थी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सुनिए अगली बात, जी जी देखिए उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा मेरे लिए बड़ी टॉर्चरिंग हो गई, वही हो गई कि एफबीआर से फैक्स निकाले गए, कुछ इंफॉर्मेशन निकाली गई जो कि इलीगली निकाली गई, आप किसी की, और वो निकाल के आपने प्रेस के लोगों को दी, और उन प्रेस के लोगों ने जाके उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें की, ठीक है। मैं यहाँ तक कहता हूँ मतलब मुझे ये बताया गया कि जो मेरे खिलाफ केस हुआ था एम्प्लॉइज ने किया था, उसको भी फंड उन लोगों ने किया जो कि एम्प्लॉइज नहीं थे। तो आप ये सोचे, देखिए मैं अब रियलाइज करता हूँ हाइंडसाइट में कि शायद मैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल था, तो उन्होंने मुझे परेशान करके निकाल दिया, वो जीत गया और मैं हार गया। ठीक है सर, लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनली भी रेजिस्टेंस होगी, फिर मीडिया को और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सर आप नहीं समझते कि आपकी रफ्तार ज्यादा थी सर? क्योंकि मैं मुझे याद है 1-2 दफा मैंने भी आपसे डिस्कशन की थी, आपने तो मुझे कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था सर आपकी रफ्तार ज्यादा है, इसको थोड़ा स्लो डाउन करें। देखिए मैं आपको रफ्तार ज्यादा नहीं थी, मेरा ख्याल में देखिए बात ये थी, या इस तरह के रफ्तार ज्यादा नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीजें खोल के सामने रख दी थी। अब वो उसको मैं कब समेटता वो अलग बात थी। देखिए मैं बता देता हूँ रफ्तार मेरी ज्यादा क्या थी। देखिए मैंने कहाँ पे आके, आपने कहा रफ्तार ज्यादा थी, वो ये थी, मैंने पाकिस्तान में पहली दफा आके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को बड़ा सीरियसली हाथ डाल दिया था, देखा होगा आपने। बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आई थी, और अब आप फैसला कर लें कि मुझे हाथ डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था, ये एक अलग फैसला है, ठीक है। मगर मैं इस बात में एक बात को क्रेडिट देता हूँ आपको, ये आप बात रिकॉर्ड पर है, आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं, कि उस काम में लोगों ने जाकर इमरान खान से भी कहा और बाजवा साहब से भी कहा कि सब इनको इस पे रोकें, मगर वो दोनों आदमी इतने बड़े लोग आदमी हैं, उन्होंने पूछा शब्बर आप समझते हैं ये ठीक है? मैंने कहा जी मैं समझता हूँ ये ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप करें। आप देखें वो रिवर्स नहीं किया। एक चीज थी 236W जिसमें एक एमनेस्टी थी कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी की, वो नहीं की, और मैं समझता हूँ कि आइंदा तारीख मुझे याद रखेगी कि मैंने प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूएशन को एडजस्ट कराने की कोशिश की,
और मैं समझता हूँ मैंने गलत काम नहीं किया और वो सही था। अच्छा, अब दूसरी चीज जहाँ मैंने आगे हाथ डाला और जिसने बहुत तकलीफ लोगों को पहुंचाई वो थी CNIC कार्ड। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, वो ये आप कह सकते हैं कि दोनों को साथ साथ लेके चले तो आपने दो सेक्टरों को एक साथ हाथ डाल दिया, जी ये सर। आप कह सकते हैं। अच्छा, वो भी वो जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज थी, मैंने उसको डेफर भी किया, आगे भी किया, मगर वो भी चीज ठीक थी। तीसरी बात जो चीज मैंने हाथ डाली वो थी मैंने 5 सेक्टर एक्सपोर्ट के रिबेट खत्म कर दिए। जी सर। एक्सपोर्ट वो भी तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ प्लेट में आ गई, हो सकता है ये वजह थी। मगर आप मुझे बताएं मेहताब साहब, जब जिस दिन मैं पहुंचा FBR 8/2019 को, तो उस दिन मैंने सारा दिन गुजारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। जी सर। ठीक है, मैंने और हमारे ने मीटिंग की IMF वालों के साथ, जी सर। और मैंने उनको हर लिहाज से कन्विंस किया कि देखो 5,500 की फिगर गलत है, कि ठीक है। प्लीज 5,500 की फिगर नहीं रखो, 5,500 की फिगर नहीं है। मैं 5,000 पे एग्री करके तुम्हें 5,000 में करके दे दूंगा, तुम्हें मैं सही है। 5,000 तुम्हें करके दे दूंगा, 5,000 हो जाएगा। और मैंने अपने जहन में रखा था कि मैं 5,000 पहुंच जाऊंगा, और मैं 2050 पे पहुंच गया था 6 महीने में। मेरी पोजीशन थी 2050 से ऊपर थी 6 महीने में जब मैं छोड़ के आया था। तो जी मगर सर। 5,500 जो मुझे दिया गया, मैंने बड़ी कोशिश की, बल्कि अगर आप रिकॉर्ड पर हैं, मैं आज रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ जी कि सर। इनके बाद इनका जो एडवाइजर था आता था वो अच्छा आदमी है अर्नेस्टो, उससे जी मेरी जी। मैरियट के हॉल में काफी तल्ख कलामी हुई। मैंने कहा यार तुम नहीं जानते पाकिस्तान की टैक्सेशन को, ये नहीं हो सकता, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें कर देता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें एग्री करता हूँ। उसने कहा नहीं, आप पाकिस्तानी, इसका ये तरीका है कि वो हर बात को ना करते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते। आपने कहा ना बहुत सारी चीजें प्लेट में एक साथ खोल दी, तो ये प्लेट में चीज मैंने नहीं खोली थी, उसमें से आधी चीजें वो थी जो IMF ने खुलवाई थी मेरे से। डेफिनेटली आप ये बात समझ जीरो रहे हैं? जीरो रेटेड वाला भी मसला उनकी डिमांड था। देखिए, जीरो रेट उनका मसला था, CNIC मसला उनका था, ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का मसला उनका था, ये मेरा नहीं था। ठीक है ना? तो मैंने जब ये चीजें खुलाई तो उन्होंने उसको उनको पसंद नहीं आई। मगर अगर मुझे ये 5,000 का टारगेट देते, आप हमाद अजहर साहब को कभी लाए इंटरव्यू में, मैं और हमाद, जिसे कहते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हम तकरीबन जिसे कहते हैं ना, हम अपने पूरे जोर लगाया। मगर मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ मेहताब, जी ये भी सर। पता नहीं रिकॉर्ड पे लानी चाहिए नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि अच्छा है अगर लोगों के सामने आ जाए। लेकिन जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग होते हैं ना, जो कि जिनका डायरेक्टली ताल्लुक कलेक्शन से नहीं है, जी सर। वो शायद ऐसी बातें कर लेते हैं IMF के सामने जो हमें नहीं करनी चाहिए। फॉर मेरा इंस्टेंस मकसद ये कि सर। तो उनके लिए ना, नहीं नहीं, उनके लिए 5,500 बैलेंसिंग फिगर है। आप समझे मेरी बात? वो सर एक्सपेंडिचर्स को जो है ना मीट करना चाहते हैं, बजट डेफिसिट मसला हाँ है। बस, नहीं उन्होंने बस, हाँ तो उन्होंने तो एक बैलेंस फिगर डाली होती है 5,500। अब वो ये नहीं बिल्कुल। देख रहे कि 5,500 को मैंने मिलाना कैसे। बिल्कुल। मैं उसको कहता रहा, मेरा बंदा था एक, वो कहता था, मुझे बताया कि साहब ये आदमी IMF की नेगोशिएशन का एक्सपर्ट है। मैंने कहा यार ये एक्सपर्ट तो होगा, मगर ये 5,500 तो एक रियलिटी है ना, इसको रिलेट बिल्कुल। तो करो आपस में। तो बिल्कुल। वो मुझे समझाई। अच्छा, वो जो 5,500 का प्रेशर था वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था। बट देखो मेहताब, कोई आदमी जिंदगी में फैसले करता है, मैं उस फैसले से नाखुश नहीं हूँ। मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, इमरान खान साहब के लिए अच्छा नहीं हुआ। बट मैं अपनी एक बायोग्राफी लिख रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है उसमें सर। हाँ मैं उसमें लिख रहा हूँ ये चीज। अब उसमें जो इस्लामाबाद में मेरा स्टे है, उसका नाम मैंने रखा है लाइफ इन कूफा। ओके। और सर ये कब तक समझ कंप्लीट हो जाएगी? जी, ये इंशाल्लाह आ जाएगी, अगले 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 कोई 3-4 महीने में आ जाएगी। मगर मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, इस्लामाबाद जो है ना, ये कभी भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बन सकता। अच्छा। फाइनेंशियल कैपिटल बनने के लिए आपको फाइनेंस के नर्व्स के करीब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमेरिका का फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है। बिल्कुल सही है। ये जो आपने एक पहाड़ के नीचे एक बस्ती बात कर ली है ना, ये बस्ती कभी फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बन सकती। स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, रेगुलेटर इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कस्टम की सारी कलेक्शन कराची में हो रही है, मेंबर इस्लामाबाद बैठा हुआ है। ये सिलसिला नहीं चल सकता। ये चीजें वो हैं जो नहीं चल सकती। मुझे आप आज कहें कि शब्बर साहब वापस आ जाएं,
सपोज करें मेरी वालदा हयात है तो मुझे नहीं आने देंगी, बट मेरी वालदा अगर मुझे मैं मजबूर भी कर लूं तो अगर वो कहेंगी ठीक है कर लो, मगर कराची से नहीं जाना। कराची में बैठ के करें, ठीक है सर। अच्छा सर, एक जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि देखें एक फैक्ट है। आपको याद होगा कि एडवाइजर टू पीएम ऑन फाइनेंस डॉक्टर हफीज शेख साहब, वो एक दफा आपके चार्ज लेते हुए एफबीआर आए। क्या जी? क्या आपने जब चेयरमैन एफबीआर थे सर, तो वो जब एडवाइजर बने, तो एडवाइजर बनने के बाद वो एक दफा एफबीआर तशरीफ लेकर आए, ये बात ठीक है सर? जी तो वो क्यों इतना एक अरसा दफा नहीं आए सर? जी, नहीं आए, नहीं आए। क्यों नहीं आए सर? देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी मैं वजह पूछ रहा हूं। जैसे ही वो आए, उन्होंने एक मीटिंग की, उसके चंद दिनों के बाद आप छुट्टी लेकर चले गए। देखिए ये तो मैं ये नहीं मुझे मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो क्यों नहीं आए, मगर ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगरी कह सकता हूँ कि जो मीटिंग में वो आए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मेरी चीज को मल्टीप्लाई किया। उनका अपना एक तरीका है बात करने का, काम करने का। मगर मैं बता दूंगा, ये लोगों का गलत परसेप्शन है कि शेख साहब ने मुझे कभी किसी काम के लिए रुकावट डाली हो। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और मुझे ठीक है कोई सर। उन्होंने कभी किसी किस्म का कोई मुझे उनसे रुकावट महसूस नहीं हुई। आज भी मेरे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैंने उस दिन भी रिकॉर्ड टीवी पे कहा था कि मुझे भी कराची में मिले थे, वो कह रहे थे शब्बर मियाँ वापस आ जाओ। अच्छा, लेकिन सर वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, उसमें कुछ चीज़ों पे उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था, खासकर सर ये जो बड़े स्टोर्स के ऊपर आपने, पीओएस 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 के ऊपर, पीओएस। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके ऊपर अच्छा उन्होंने, देखिए, क्योंकि अब मेरे पास मिनट्स हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सर। देखो, अब जहां तक सवाल है ना पीओएस का, आप आप ना, मैं पीओएस भी ना एक पाकिस्तान की ऐसी कहानी है कि जो बड़ी दर्दनाक है। ठीक है सर। मैंने पीओएस शुरू किया। जी आपको सर। पता है पीओएस पहले था, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। जब पीओएस मैंने शुरू किया ना, तो मेरे पास बड़े स्टोर्स वाले सारे लोग आए ठीक और है सर। उन्होंने कहा कि सर आप पीओएस नहीं करें, क्योंकि हमारा सेल तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। जो हमारी जो हमारी इनपुट है ना, वो तो स्मगल्ड है या अंडरवाइज्ड है, तो हम कहाँ से एग्री करेंगे, हम पीओएस में नहीं जा सकते। ठीक है और सर। उनकी ये कंसर्न इन फैक्ट जेन्युइन भी थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो पीओएस बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, उनमें जो प्रोडक्ट बिक रही हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद स्मगल्ड की होती है, अनरजिस्टर्ड से बाई होती है। वो कहाँ से इनपुट टैक्स लेकर आएंगे? ठीक है सर। मेहताब, आप यकीन करो कि उन्होंने मुझे कहा कि हमारी इनपुट 30% ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। अब आप हमारी सिस्टम की ब्यूटी देखें कि जब पीओएस में कुछ लोग आए, बड़े तो चेन स्टोर्स आए थे सर। पता नहीं कहां से इनपुट लाए कि सबके रिफंड बन गए। ठीक है सर। आप सोचें, आप जरा पाकिस्तान के कारोबारी को समझें। वो मेरे पास आए कि सर आप पीओएस नहीं लगाएं क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जेन्युइन बात थी। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो स्मगल्ड भी आ रहा है, तुम्हारे पास इंडियन वाइज भी आ रहा है, तो तुम कहाँ से परचेज लाओगे? कहने लगे ठीक है। मैंने कहा कोई रास्ता ढूंढते हैं कि तुम्हारी परचेजेस को सेटल करते हैं। मैं बाय द टाइम मैं आ गया या मैं बीमार हो गया, तो मुझे पता लगा जब जिन्होंने पीओएस रिटर्न फाइल की, सब ने रिफंड डाल दिए। पता नहीं रिफंड कहाँ भी से गए। इनपुट लाए। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो सर ये तो एक नेशनल करेक्टर की बात है। मगर मैं समझता था कि पीओएस आ जाएगा तो चीजें सही हो जाएंगी। मगर मैं आपको बिल्कुल एक साफ बात कहता हूँ मेहताब, आज मैं सच कहता हूँ जी कि पाकिस्तान का, मैंने पहले भी एक दिन बात कही थी, पाकिस्तान का आड़ती और पाकिस्तान का रिटेल ट्रेड का जो माफिया है, जिसको आप शटर पावर कहते हैं, जी सर। इसने पाकिस्तान को होस्टेज बना दिया। बिल्कुल मैं ठीक है आपको सर। आज ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि आटे चीनी की प्राइस के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसमें 80% काम आड़तियों और इनका है, ग्रोवर का नहीं है, बिल्कुल नाबिल ठीक है। मालकान का है। ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया है, क्योंकि उनके पास एक शटर पावर है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि अनारकली बाजार या राजा बाजार बंद हो जाए। डेफिनेटली लेकिन आम अब कंज्यूमर को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, वो कंज्यूमर भी नहीं आए ना, वो उसका एक सिग्निफिकेंस है ना। अगर आप कहें कि हम्म। आज राजा मार्केट में हड़ताल है, सब राजा बाजार में हड़ताल है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो हम्म। राजा बाजार की हड़ताल नहीं हो रही ना। ठीक देखिए है। मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद वो किसी तरह किसी दिन हमें करना पड़े। जब बांग्लादेश में जीएसटी आया था ना,
तो उस वक्त उनका उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था ना, उसका नाम था सैफुर रहमान। जी सर, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बिल्कुल सही। और उसके बाद बांग्लादेश में 15 दिन तक पूरी मार्केटें बंद रही थी, और उसने कहा मार्केट बंद है या खुली है ये तो आप करेंगे, ठीक है। मगर हमारे पास वो विल या रिट नहीं है कि हम कहें यार ठीक है 20 दिन मार्केट बंद रहेगी, ये तो होगा। मैंने एक दिन कहा एक बहुत बड़े आदमी को कि रजिस्ट्रेशन करानी है दुकानों की, मैं और आप चलते हैं, शुरू होते हैं एक सड़क से लेकर आखिरी सड़क से जाते हैं, और हर दुकान को रजिस्टर कराते जाते हैं साथ में। बिल्कुल सही है। करें रजिस्टर, करें इसमें। ये अगर आपने टैक्स की रिफॉर्म करनी है, ये कमेटियां शमेटियां बनाना बेकार है। शुरू हो जाएं, लेके अलिफ से शुरू हो, आखिर तक जाते जाएं और आ जाएं, शुरू हो जाएं, ठीक है ना। तो ये देखिए, करने की बात अलग होती है और थ्योरियां पेश करने की बात अलग होती है। मैंने, आपने सही कहा, मैंने करना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया और मैं घर आ गया। जी सही है सर। थोड़ी देर का वक्फा लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और जो देखने वाले नाज़रीन है वो भी साथ रहें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।